हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर 5। यूनिट 1, 2, 3 और 4 जो है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यूनिट 5 जो है हमारी करिकुलम एंड मैथमेटिकल कम्युनिकेशन। इस वाली यूनिट में हम बात करेंगे सबसे पहले करिकुलम क्या होता है, करिकुलम के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, साथ में बात करेंगे कि किसी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। देन बात करेंगे रोल ऑफ टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक का क्या रोल होता है मैथ्स की एजुकेशन में या फिर करिकुलम में। और उसके बाद पढ़ेंगे लेसन प्लानिंग, कैसे लेसन को प्लान करते हैं, मैथमेटिक्स के लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे, साथ में मैथमेटिक्स लेबोरेटरी के बारे में बात करेंगे। देन बात करेंगे फीडबैक एंड एरर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब बच्चे क्या क्या गलती करते हैं जब वो मैथमेटिक्स में अपने कॉन्सेप्ट को सीख रहे होते हैं या कर रहे होते हैं। उसके बाद फीडबैक कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये सभी बातें हम इस वीडियो में करने वाली हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि आगे जो है अदर सब्जेक्ट की वीडियोस भी आपको मिलती रहेगी। सीपी की कुछ वीडियो, फिलोसफी की वीडियो, साइकोलॉजी की सारी और मैथमेटिक्स की सारी वीडियो जो है उनका जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे जाकर, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं करिकुलम से। सबसे पहले मीनिंग जानते हैं करिकुलम का। करिकुलम जो है एक सेट ऑफ रूल्स कह सकते हो, जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव, सारा सिलेबस आता है और एक स्कूल इसको फॉलो करता है ताकि वो अपने एजुकेशन के जो एम है उसको रीच कर पाए, उस तक पहुंच पाए या उसको अटेन कर पाए। तो बेसिकली अगर हम इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन कहें, अगर हमें पेपर में आ जाए करिकुलम होता क्या है, तो करिकुलम इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल टू अटेन द एम ऑफ एजुकेशन। मतलब एजुकेशन के एम को अचीव करने के लिए जो जो ऑब्जेक्टिव, जो जो सिलेबस, जो जो चीज़ों को एक एक्सपीरियंस वगैरह को भी कवर करता है, तो वो होता है हमारा करिकुलम। अब करिकुलम को प्लान करते समय हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इन क्वेश्चंस के हमें आंसर मिलना चाहिए कि करिकुलम क्यों है। मतलब पहले तो क्यों पढ़ाना ही क्यों है, करिकुलम लाए ही क्यों है, क्योंकि करिकुलम के अंदर सिलेबस है, तो वाई टू टीच, पढ़ाना क्यों है, ये आंसर मिलना चाहिए जब भी हम करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद व्हाट टू टीच, अब करिकुलम में ये भी डालेंगे कि क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है। देन कि किन किन लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मतलब उनसे क्या फ़ायदा होगा, क्या आउटकम होंगे, सब चीज़ जो को इंक्लूड करेगा। उसके बाद उसमें सब टॉपिक्स की भी डिटेल होगी, क्या क्या सब टॉपिक ऐड होंगे। देन करिकुलम को जब हम बना रहे होते हैं तो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि करिकुलम हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चाइल्ड उसको देखे, पढ़ने की कोशिश करे और वो समझे ही ना। तो चाइल्ड के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, चाइल्ड को ही मेन मानकर चाइल्ड के अकॉर्डिंग करिकुलम फ्रेम होना चाहिए। तो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। साथ में उसमें ऑर्डर ऑफ डिफ़िकल्टी बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे की एज के, क्लास के, लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। साथ में एक्टिविटीज़ होनी चाहिए करिकुलम में, ताकि बच्चा जो है इंटरेस्ट ले जब भी वो पढ़ता है। देन जो है बच्चे के अंदर वैल्यूज़ डेवलप हो और साथ में वो जो है करिकुलम प्रैक्टिकल हो। ऐसा करिकुलम ना हो कि उससे कोई एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो करिकुलम में ये सारी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, ये प्रिंसिपल्स है करिकुलम के। देन बात करेंगे कि मैथमेटिकल करिकुलम को डेवलप करते समय क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना है और किस किस स्टेप में जो है करिकुलम बनाया जाता है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं कि एक्चुअली में बनाया क्यों जा रहा है। उसके बाद हम कंसर्न टॉपिक, जो भी हमने देखा कि बच्चों को ये इस डेवलपमेंट पे लाना है, बच्चे पे ये डेवलप करना है, तो उसके अकॉर्डिंग टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को सेलेक्ट करते हैं। देन जो है आप प्रॉपर मेथड का यूज़ करेंगे कि कैसे ये बच्चों में इनकलकेट की जा सके, बच्चों में कैसे डाली जा सके। उसके बाद बात करेंगे कि कौन से मेथड्स, कौन से टेक्निक्स का यूज़ करें और साथ में इवैल्यूएशन भी करना ज़रूरी है, तो इवैल्यूएशन की टेक्निक्स भी इसी में ऐड करेंगे। तो ये 4 स्टेप हो जाएगी। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव को कर लिया, उसके बाद टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद एक्सपीरियंसेस हो गए। देन जो है हम बात करेंगे टेक्निक्स और टूल्स की, इवैल्यूएशन की। उसके बाद आता है अब हमें करिकुलम को बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए काम करना है। ऑर्गेनाइजिंग कैसे करनी है, तो ऑर्गेनाइजिंग में प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, मतलब कि हमें एक्टिविटीज़ जो है उस करिकुलम में ज़रूर ऐड करनी है। लॉजिकल होना चाहिए जो भी हम बना रहे हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल ऑर्डर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले मल्टीप्लाई पढ़ा रहे हैं अब देन एडिशन, नहीं। तो एक सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं, तो पहले ऐड आता है, सब्ट्रैक्ट आता है, फिर मल्टीप्लाई आता है, तो एडिशन की मदद से बच्चा मल्टीप्लिकेशन सीखता है। तो एक साइकोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए जिससे बच्चा कैच भी कर पाए, सीख भी पाए, और एक लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। उसके बाद डिफिकल्टी को ध्यान में रखते हुए करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए एक छोटी क्लास का बच्चा है तो वो
मुश्किल चीज़ें उसको दे दे तो लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद चीज़ों को एक दूसरे से को रिलेट करते हुए पढ़ाना चाहिए, एक चीज़ दूसरी चीज़ से को रिलेट हो। उसके बाद जो है चीज़ें जो है कॉन्सेंट्रिक ऑर्डर में होनी चाहिए, एक के बाद कनेक्ट करती हुई जानी चाहिए। उसके बाद जो है ये जो है सभी बच्चों के लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें ऐसा करिकुलम फॉर्म करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है। अब गुड करिकुलम के कुछ क्राइटेरियाज है कि एक गुड करिकुलम कैसे होगा, उसका क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो अटेनिंग टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले तो एक गुड करिकुलम टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कर पाए, मतलब जो भी टीचिंग के ऑब्जेक्टिव है, पढ़ाने का उद्देश्य है, वो करिकुलम पूरा कर पाए। अब वो कौन से टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स है, सबसे पहले तो उसमें क्लास मेंशन होनी चाहिए कि कौन सी क्लास के लिए वो करिकुलम है। साथ में उसमें जो है बच्चे के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, क्या बिहेवियरल चेंजेस के लिए, क्या ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये बनाया गया है। देन जो है हम प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी देखेंगे कि ये जो करिकुलम है ये बच्चों के लिए यूज़फुल है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद वीकली प्लान उसमें हम डालेंगे, टीचिंग एड्स वगैरह के बारे में, इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ को ऐड ऑन करेंगे। साथ में ऑर्गेनाइज्ड टॉपिक का ऑर्डर होगा, मतलब एक तरीके से को रिलेट करते हुए टॉपिक्स होंगे, सब टॉपिक्स होंगे, उनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, मतलब ये सब हो जाएंगे। इनको कैटेगराइज किया गया है, तो कैटेगराइज के बेसिस पे हम पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, पहला स्टेप जो था हमारा। उसके बाद हम जो है ऑर्गेनाइज करेंगे कंटेंट को, उसके बाद एक्सपीरियंस, और उसके बाद इवैल्यूएशन टेक्निक्स। फिर इवैल्यूएशन टेक्निक्स में कुछ टेक्निक्स इन्होंने बताई हुई है कि बता रखा है कि हर एक जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्ली होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि डिफरेंट मीन्स, मतलब किस किस तरह से हम बच्चे को मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं, अलग अलग तरीके। तो सबसे पहले हम पोएम के थ्रू समझाते हैं बच्चों को, पोएम के थ्रू जो है हम गिनती सिखा देंगे, 1 एप्पल 2 बनाना, ऐसे करके एक पोएम के थ्रू बच्चों को समझा सकते हैं। देन पिक्चर्स शो करके बच्चों को समझा सकते हैं, तो पिक्चर मीन्स हो गया, पोएम मीन्स हो गया। और हम स्टोरीज बच्चों को सुना सकते हैं, जैसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस बच्चों को सिखाना है तो हम एक स्टोरी क्रिएट करेंगे, एक रोल प्ले टाइप सिचुएशन क्रिएट करेंगे और बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे। और पहेली दे सकते हैं बच्चों को, पहेली की फॉर्म में हम बच्चों के अंदर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को डेवलप कर सकते हैं। अब एक बात बताओ कि ऐसा क्यों जरूरी, ये तो हो जाएगा कि डिफरेंट मीन्स बताओ, तो इसमें आप क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देंगे, फ्लो चार्ट बना देंगे। अब ऐसा ही क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में अगर ना भी पूछे तब भी आप ये चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अगर मान लो 8 नंबर का क्वेश्चन है तो सारी चीज़ें डेवलप करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी आपको। तो इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है, या इसी में ऐड करने के लिए नीड क्यों है, नीड क्या है कि हम डिफरेंट मीन्स को चूज करें, डिफरेंट मीन्स से पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो सबसे पहली नीड है कि बच्चा जो है जब हम डिफरेंट मीन्स का यूज़ करते हैं तो वो केयरफुली उस चीज़ को सुनता है, उसके लिए वो अट्रैक्टिव हो जाती है चीज़, और बच्चा पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है, साथ में वो एनवायरनमेंट को एंजॉय करता है, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को उसमें पार्टिसिपेट करके उसको अच्छा लगता है, एंजॉय करते हुए सीखने की कोशिश करता है। और लर्निंग स्टेबल भी हो जाती है, फ्लेक्सिबल भी हो जाती है, और लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाती है कि बच्चा जल्दी जल्दी चीज़ों को गेन करने लग जाता है, सीख लेता है, और ईजी भी हो जाती है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो एनकरेज, मोटिवेटेड फील करते हैं कि उनको अलग अलग टीचिंग एड्स के थ्रू जब हम पढ़ाते हैं, डिफरेंट अलग अलग तरीक़ों से पढ़ाते हैं, सेम तरीके से बोरिंग हो जाता है, रूटीन जो है सेम चलता रहता है, तो बच्चा भी इंटरेस्ट नहीं लेता, तो इंटरेस्ट को क्रिएट करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मीन्स को यूज़ क्यों करती हैं और क्या क्या मीन्स का यूज़ करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रोल्स ऑफ टेक्स्ट बुक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली बहुत बार पेपर में पूछा गया है और ये आता ही आता है। तो इसमें जो है बहुत, मतलब अगर 8 नंबर में भी आएगा तो काफ़ी सारा कंटेंट इसका अवेलेबल है। तो मेरे पास एक बुक है, ये बुक की पिक्चर मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप देख लेना। तो मैं बता देती हूँ आपको कि जो टेक्स्ट बुक है उसका एक्चुअली रोल क्या होता है एक टीचिंग लर्निंग में मैथमेटिक्स की। अब हम रोल पढ़ेंगे कि टीचर्स के लिए मैथ्स की बुक का क्या रोल होता है और साथ में स्टूडेंट्स के लिए क्या रोल होता है। देखो, सिर्फ एक जो टेक्स्ट बुक है वो सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए ही नहीं, एक टीचर के लिए भी हेल्पफुल होती है। तो क्या हेल्प वो करती है, क्या उसका रोल होता है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है टेक्स्ट बुक का रोल मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। टेक्स्ट बुक प्रोवाइड सिस्टमैटिक टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मतलब एक टेक्स्ट बुक में सारा जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो सिस्टमैटिक वे में होता है, तो बच्चा भी उसको सीख पाता है आसानी से और टीचर भी उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती है। तो मतलब टीचर्स उस सिलेबस को ईजिली फॉलो कर पाती है,
साथ में वो जो है सिस्टमेटिक वे में होता है, तो टीचर को एक प्रॉपर सिलेबस मिल जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो बच्चों को पढ़ा पाती हैं। और बच्चों के लिए क्या फ़ायदा है, अगर ये ऑर्गेनाइज मटेरियल है तो बच्चा जो है उस कंटेंट के बारे में अवेयर होता है कि मेरे को ये पढ़ना है, और साथ में उसको टॉपिक और सब टॉपिक क्लियर हो जाते हैं कि इस टॉपिक में ये सब टॉपिक्स है, तो एक तरीके से कंटेंट मिलता है प्रॉपरली। तो इसलिए टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट होती है, उसका अच्छा रोल होता है। उसके बाद आता है टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। टेक्स्ट बुक में एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। अब एक्सपीरियंसेस कैसे, टीचर्स जो है उसमें डिफरेंट लेसन प्लान के थ्रू जो एक्सपीरियंस मिलते हैं उसको डालते हैं, या फिर जो करिकुलम फ्रेमवर्क होता है उसके अकॉर्डिंग जब टेक्स्ट बुक बनती है तो उसमें ये सारे एक्सपीरियंस होते हैं, तो इससे बच्चा इजीली गेन कर पाता है और बच्चे को जो है सेल्फ स्टडी में हेल्प करता है ये सब, क्योंकि बच्चा जो है बुक के थ्रू सेल्फ स्टडी कर पाता है। सिर्फ टीचर के बेसिस पे, मतलब टीचर तो पढ़ा ही रहा है, अगर बाई चांस वो नहीं पढ़ पाया है, नहीं समझ आया, तो टेक्स्ट बुक उन्हें हेल्प करती है कि वो उन एक्सपीरियंस से जो वो कंटेंट है उससे भी खुद भी सेल्फ स्टडी कर पाए। उसके बाद टेक्स्ट बुक सपोर्ट क्लासरूम टीचिंग। टेक्स्ट बुक का यूज़ करके टीचर्स जो है बच्चों को पढ़ा पाती है। उसमें मान लो टीचर पढ़ा रही है, फ्लो बना हुआ है, कुछ भी ऐसी कंटेंट होता है, मेन इंफॉर्मेशन होती है जो टेक्स्ट बुक में बाय चांस टीचर के दिमाग से निकल जाए, तो टेक्स्ट बुक में जब वो कंटेंट अवेलेबल होता है तो टीचर इजीली बता पाती है और बच्चे भी उस चीज़ को वेरीफाई कर पाते हैं, देख पाते हैं और समझ पाते हैं। ठीक है ना, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स बुक में होते हैं जो बच्चों को हेल्प करते हैं उस कंटेंट के अंदर, जो कि उस कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर देते हैं। देन जो है टेक्स्ट बुक ईजी टू डिफिकल्ट पैटर्न को फॉलो करती है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि पहले आपको डिवाइड सिखा देंगे फिर माइनस, तो पहले इजी चीज़ों से आगे बढ़ोगे तभी तो आपको आगे वाली चीज़ें सिखाएंगे। इंटीजर से सिखाने से पहले, माइनस का कॉन्सेप्ट सिखाने से पहले बच्चों को पहले काउंटिंग, नंबर्स, होल नंबर्स, ये सब सिखाएंगे, तभी तो बच्चों को इंटीजर्स पे लेके आएंगे। तो एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, पहले इजी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती है, देन मुश्किल चीज़ों पे आते हैं। तो मीन्स ये टीचर्स को गाइड करता है कि पहले इजी कॉन्सेप्ट को लो फिर डिफिकल्ट को लो, और स्टूडेंट्स भी अपने आप अगर वो इजी चीज़ों को सीखते हैं तो फिर धीरे धीरे वो खुद से कैपेबल होते हैं कि चीज़ों को सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट 5th नंबर पे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स अवेलेबल। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस भी होते हैं और प्रॉब्लम्स भी होती है, तो बच्चा पहले उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करता है, उस प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इसी से हो जाती है। और टीचर्स जो है वो सॉल्व एग्जाम्पल्स बच्चों को प्रोवाइड करती है, साथ में बताती है कि उस मेथड को हम कैसे कर सकते हैं। देन जो है इसमें जो है टेक्स्ट बुक मेक पिक्चर्स, ग्राफ्स, फिगर्स अवेलेबल। टेक्स्ट बुक में पिक्चर्स होती है, ग्राफ्स होती है, जो कि टेक्स्ट बुक को भी अट्रैक्टिव बनाती है और बच्चा भी उसके थ्रू इजीली समझ पाता है। इसमें टीचर्स पिक्चर्स का यूज़ करके बच्चों को अपना लेसन प्लान भी बना पाती है और बच्चों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती है। सिमिलरली बच्चा इससे नॉलेज गेन करता है और वो उसको अट्रैक्ट भी करती है, जो कलरफुल डिजाइनिंग चीज़ें होती है तो बच्चों को भी अट्रैक्टिव फील होता है। उसके बाद टेक्स्ट बुक मेंशंस प्रूफ्स एंड एक्टिविटीज़। टेक्स्ट बुक में एक्टिविटीज़ भी दी होती है ताकि बच्चा जो है, टीचर जो है उस एक्टिविटी को क्लासरूम में करवा सके और बच्चा भी है उस कंसेप्ट को इजीली सीख पाए। देन टेक्स्ट बुक हेल्प्स फॉर रिवीजन। अब आपने सब कुछ पढ़ लिया, टीचर ने पढ़ा दिया, पढ़ने के बाद टेक्स्ट बुक क्या हेल्प करेगी, आपने सब पढ़ लिया, ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ दिमाग में रह गया, तो टेक्स्ट बुक एक बेस क्लियर कर देती है, उसके बाद वो रिवीजन के लिए भी हेल्पफुल होती है। आप सब पढ़ चुके हो, घर बैठने के बाद भी एक टेक्स्ट बुक ऐसी चीज़ होती है जो घर पे बैठने के बाद भी आपको हेल्प करती रहती है, एक ट्यूटर की तरह काम करती है। आप खुद सेल्फ स्टडी उसके थ्रू कर पाते हैं, तो रिवाइज कर पाते हैं। तो ये सारे हो गए एक टेक्स्ट बुक के रोल। अब टेक्स्ट बुक की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है। अब ये तो हमने पढ़ा कि टेक्स्ट बुक कैसे कैसे हेल्प करती है टीचर को, स्टूडेंट को, और अब जो बुक आप लोगे, टेक्स्ट बुक लोगे, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कुछ फीचर्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हो जाएंगे कंटेंट रिलेटेड, मतलब उसके अंदर, बुक के अंदर जो कंटेंट होगा उससे रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले तो पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए, तो वो गुड टेक्स्ट बुक होगी। उसके बाद जो है वो ऑर्गेनाइज्ड सिलेबस को हमें दे, तभी वो गुड टेक्स्ट बुक होगी। उसके बाद ईजी लैंग्वेज में होनी चाहिए, बच्चा अंडरस्टूड कर पाए। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होने चाहिए, प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल्स होनी चाहिए, सॉल्व एग्जाम्पल्स होनी चाहिए, और साथ में जो है पिक्चर्स, ग्राफ का यूज़ होना चाहिए, और उसमें जो है एक चैप्टर की या पूरी बुक की भी जो है समराइज, रिवीजन फॉर्म में, समराइज फॉर्म में भी वो होनी चाहिए। तो ये हो गया कंटेंट रिलेटेड। कंटेंट टेक्स्ट बुक का कैसा होना चाहिए जिससे कि एक टेक्स्ट बुक अच्छी टेक्स्ट बुक होगी और एक स्टूडेंट को एज वेल एज टीचर को हेल्प कर पाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है कंटेंट रिलेटेड के बाद प्रिंट रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी बुक आई है उसका प्रिंट क्वालिटी कैसा होना चाहिए, प्रिंट भी अच्छा होना चाहिए। अगर प्रिंट होगा बहुत खराब, आप रब कर रहे हो, बुक ही मिट गई, तो इससे भी प्रॉब्लम होगी। तो प्रिंट रिलेटेड में साइज प्रॉपर होना
होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा छोटा साइज होना चाहिए बुक का, ना बहुत कम होना चाहिए। तो ये हो गया फॉन्ट साइज रिलेटेड। उसके बाद जो है कुछ हाईलाइट करने के लिए बोल्ड किया हो, चीज़ों को अंडरलाइन किया हो, जिससे बच्चे की अटेंशन वहाँ पे चले जाए। उसके बाद जो पिक्चर्स ग्राफ वगैरह लगाए जाएंगे वो ब्लर नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए, ताकि ईजिली उसकी जो वैल्यूज उसमें लिखी है एग्जैक्ट वो दिखे, बच्चा समझ पाए। साथ ही में जो है पंक्चुएशंस, जो कॉमा वगैरह, फुल स्टॉप, ये सारी चीज़ों का करेक्ट ध्यान से लगा होना चाहिए, एग्जाम्पल की जगह एग्जाम्पल मिले होनी चाहिए। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस तो हमारा कंटेंट रिलेटेड हो गया। तो ये तरीके से इसको देना चाहिए, पंक्चुएशन वगैरह का ध्यान रखना चाहिए और अट्रैक्टिव कलर्स वगैरह का यूज़ करना चाहिए। अगर छोटे बच्चों की बुक है तो ऑब्वियस बात है कि अट्रैक्टिव होगी, बुक में अलग अलग कलर होंगे तो बच्चा जो उसको खोलेगा, पलटेगा, देखेगा, उसको अच्छा लगेगा। और बोरिंग सी बुक होगी तो उसमें बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा। देन जो है प्रिंट रिलेटेड हो गई, और कुछ एक्सटर्नल क्वालिटीज़ भी होती है, अलग से कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती है। एक तो जो बुक का कवर है वो अच्छा होना चाहिए, मतलब जैसे बुक का फ्रंट पेज जो होता है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए कि बुक को पढ़ने का मन करे, अट्रैक्टिव कवर पेज होना चाहिए। पेजेस की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए पेज पलटा और फट गया, मतलब बहुत हल्की क्वालिटी के पेजेस नहीं होनी चाहिए। और बुक का प्राइस रीजनेबल होना चाहिए, और साथ में वो जो है लंबी चलने, ड्यूरेबल बाइंडिंग का मतलब हो गया लंबी चले वो बुक, ताकि मतलब जल्दी से फटे ना, एक अच्छी उसकी क्वालिटी हो, मेंटेन हो पाए वो लंबे समय के लिए। देन जो है एक टेक्स्ट बुक, मैथमेटिक्स के टेक्स्ट बुक के क्या क्या फ़ायदे हैं। देखो फ़ायदे वही हो जाएंगे जो रोल में आए थे, कि जैसे कि वो हमें एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करती है, टीचर का टाइम बचा लेती है, साथ में हमारी एबिलिटीज़ को डेवलप करने में हेल्प करती है, ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल होता है, थ्योरम कॉन्सेप्ट्स होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, साथ में क्लासरूम इंटरेक्शन को डेवलप करता है, रिवीजन का एक पार्ट होता है, और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस हमें प्रोवाइड करता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हम बात करें ये सारी इसमें इसकी क्वालिटीज़ में भी आ जाएगी और इसके मेरिट्स में भी आ जाएगी। मेरिट का क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, तो मेरिट के क्वेश्चन में फ्लो चार्ट बनाए, 7-8 मेरिट या 5 से 7 मेरिट जरूर लिखे और उसको एक्सप्लेन कर दें। देन जो आ जाता है डीमेरिट भी होते हैं, कुछ नुकसान भी इसके हैं, कि एग्जाम सेंटर्ड अप्रोच को ये फॉलो करता है। देन जो है न्यू डिस्कवरीज के बारे में अनअवेयर रहता है, एक बार टेक्स्ट बुक बन गई और उसी साल में कुछ न्यू चीज़ें ऐड ऑन हुई तो उस टेक्स्ट बुक में नहीं होगी, तो अवेयर होता है नई डिस्कवरीज के बारे में। साथ में एक्सटेंसिव स्टडी को डिस्करेज करता है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो बुक से पढ़ रहे हैं, इंटेंसिव स्टडी हो रही है, एक ही जगह से पढ़ रहे हैं तो बाहर को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद जो है ह्यूरिस्टिक अप्रोच जो होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो होती है, उसको भी थोड़ा डिस्करेज कर देता है। और एक ये जो है अगर हम एक टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं तो ये लिमिटेड मटेरियल होता है, लिमिटेड स्टडी मटेरियल होता है। तो ये सारी 4-5 इसकी डीमेरिट्स है। जब भी आपसे क्वेश्चन मेरिट पूछा जाए तो पहले मेरिट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, मैथमेटिक्स की बुक को एक्सप्लेन करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करेंगे और फिर डीमेरिट्स को भी बता देंगे। तो इससे आपका पूरा जो 8 नंबर में है सारी चीज़ें कवर हो जाएगी और नंबर मिलेंगे। बट जो मेन पूछा जाता है पहले उस पर ही फोकस करना है। अगर फिर भी आपसे पूरा कंटेंट नहीं बन पा रहा तो और चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। देन अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, दैट इज़ प्लानिंग फॉर टीचिंग। टीचिंग के लिए जब हम प्लान कर रहे हैं तो हम 3 तरीके से प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले हम जो भी कंटेंट होता है उसको पूरे साल में हमें किस तरह से बच्चों को डिलीवर करना है, कब कौन सा करना है, किस टाइम पे कैसे करना है, तो ईयरली प्लानिंग देखनी है। उसके बाद यूनिट प्लानिंग, हर एक यूनिट जो कि एक यूनिट में रिलेटेड कंटेंट्स होते हैं तो उन यूनिट को कैसे प्लान करना है ये प्लानिंग में आता है। और डेली लेसन प्लानिंग, जो डेली हम बच्चों को पढ़ाएंगे, डेली जो हम डेवलप करेंगे वो हो जाएगा हमारा डेली लेसन प्लानिंग। इसमें हमारे लेसन प्लान्स आ जाएंगे और इसमें हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे कि लेसन प्लान्स के क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, लेसन प्लान की इंपॉर्टेंस क्या होनी चाहिए, ये सब। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ईयरली प्लानिंग की। ईयरली प्लानिंग जो है पूरे सिलेबस पे प्रिस्क्राइब्ड होती है, पूरा सिलेबस इसके अंदर इंक्लूडेड होता है, क्योंकि हम पूरे सिलेबस को देखते हुए ईयरली वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि कौन से मंथ में हमें क्या पढ़ाना है, किस टॉपिक को पढ़ाना है। तो पूरे साल का एक चार्ट फॉर्म में प्लान कर लेते हैं, ठीक है ना। उसमें हम और टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, साथ में लिखते हैं कि क्या क्या कब कौन सा पढ़ाना है, इसमें छुट्टियां वगैरह इंक्लूड करके सारी चीज़ों का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बना के प्लान करते हैं। देन आता है यूनिट प्लानिंग। यूनिट प्लानिंग में हम पार्ट को डिवाइड कर देते हैं यूनिट्स में, पूरे सिलेबस को यूनिट फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि आपका कंटेंट है, आपका पूरा सिलेबस है मैथमेटिक्स का, 5 यूनिट में डिवाइडेड है, तो वो यूनिट का प्लान करोगी कि इस यूनिट में ये वाला चैप्टर, ये वाली यूनिट, ये वाला सब्जेक्ट कैसे पढ़ाना है, मतलब सब्जेक्ट बोल रही हूँ, ये सारा टॉपिक्स कैसे पढ़ाने हैं, कौन से टॉपिक कब पढ़ाने हैं, कितनी क्लासेस लगेगी, क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी, वो सारी यूनिट प्लानिंग में आ जाएगी। देन जो है इसमें यूनिट प्लानिंग में जो है हमारे प्रॉपर एक स्टेप्स के साथ फॉलो होता है। तो पहला हम सब्जेक्ट को देखते हैं, कौन सा सब्जेक्ट है, देन टॉपिक देखते हैं
क्लास लिखते हैं, फिर हम टाइम लिखते हैं, उसके बाद हम टीचिंग एड्स को डिस्क्राइब करते हैं, कंटेंट बताते हैं सब यूनिट्स को और ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे सब जो हमारा यूनिट प्लानिंग है इन सब में लिखी जाती है। और हर एक सब यूनिट के लिए हम जो है उसका टाइटल देते हैं, सब कुछ हम क्लियर करते हैं। देन हम जो है नंबर और टाइटल दे दिया, उसके बाद टाइम बताते हैं कितने टाइम लगेगी, ड्यूरेशन क्या रहेगी, कौन सी टीचर्स की एक्टिविटी होंगी, मतलब टीचर कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, स्टूडेंट्स की क्या क्या एक्टिविटीज़ होगी, साथ में कलेक्टिव एक्टिविटीज़ कैसे होंगी, असाइनमेंट के बारे में, और बाकी जो है इवैल्यूएशन और रेफरेंसेस, मतलब क्या क्या कैसे इवैल्यूएट करेंगे और किस तरह से पढ़ाएंगे, सारी चीज़ें यूनिट के बारे में। कि मान लो आपकी एक यूनिट नंबर 1 है, उसमें बहुत सारे टॉपिक है 1 2 3 4 5 6। अभी जैसे हमने शुरू में ही पढ़ा था कि पहले हम पढ़ेंगे करिकुलम के बारे में, रोल्स ऑफ बुक, तो ये यूनिट के अंदर का पार्ट हो गया। तो उसकी प्लानिंग करेंगे कब कैसे कैसे पढ़ाना है, कितना ड्यूरेशन देना है, कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे, कितने पीरियड्स लगेंगे, सब कुछ वो पहले से ही प्लान कर देते हैं और एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंसेस को भी ऐड ऑन कर देते हैं। देन हमारा आता है डेली लेसन प्लानिंग। डेली लेसन प्लान की जब हम बात करते हैं तो हम डेली लेसन को बनाते हैं कि क्लास में जब टीचर जाती है तो डेली उस दिन का प्लान लेके जाती है कि मुझे आज क्लास में क्या पढ़ाना है। इससे क्या होता है, एक टीचर प्रिपेयर्ड हो जाती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसको डर नहीं लगता कि मुझे क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि लेसन प्लान में जो लिखा है उससे एक्स्ट्रा चीज़ें हम नहीं कराते हैं, हम करवाते हैं अपने अकॉर्डिंग। बट लेसन प्लान एक प्लानिंग हो जाती है कि हमें ये चीज़ें आज के दिन में आज की क्लास में कवर करनी है, तो ये पूरा लेसन प्रिपेयर होता है। अब लेसन प्लानिंग को जो है, लेसन प्लानिंग में सब कुछ हम पता करते हैं कि ये सब चीज़ें का आंसर हमें मिलना चाहिए कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या हम पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे और कौन सी बच्चे जो है इससे कौन सी नॉलेज गेन कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके उस लेसन प्लान से पता चलनी चाहिए कि आज की क्लास में क्या क्या ये सारे मेरे जो टारगेट है वो पूरे हो रहे हैं या नहीं। उसके बाद जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है। आपने ऑलरेडी बहुत सारे लेसन प्लान बनाए होंगे, सबमिट भी हो गए होंगे, तो उसी तरह वो लेसन प्लानिंग आपको पता है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम डाटा को आइडेंटिफाई करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, उसके बाद टीचिंग लर्निंग मटीरियल लिखते हैं, टीचिंग एड्स का कौन सा यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद प्रीवियस नॉलेज होता है, इसमें बच्चों से क्वेश्चंस वगैरह जो आप पूछने वाले होते हैं उसके बारे में लिखते हैं और एक एक्सपेक्टेड आंसर लिखते हैं। देन जो है इंट्रोडक्शन, आप अपने पूरे चैप्टर को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे कि बच्चों आज हम ये पढ़ने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस, वी विल लर्न अबाउट दिस, तो ये सब लिखेंगे। उसके बाद आप करेंगे एम अनाउंसमेंट, आप एम बता देंगे कि हम ये पढ़ लेंगे। उसके बाद आ जाएगा प्रेजेंटेशन, पूरा डिस्कस करेंगे जो जो आज पढ़ा रहे हो। फॉर एग्जांपल आप पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ा रहे हो तो सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन करोगे, स्टेम, रूट वगैरह सब कुछ, तो वो पूरा कंटेंट जो होता है प्रेजेंटेशन वो वहाँ पे आ जाएगी। शॉर्ट में लिखना है, बहुत लॉन्ग लेसन प्लान नहीं बनाना होता है। उसके बाद आ जाती है जनरलाइजेशन, देन हमारा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब हमने देख लिया, कर लिया, चेक कर लिया, फिर रिकैप्चुलेट करते हैं एक बार को कि हाँ बच्चों हमने ये पढ़ा था, आप आंसर बताओ ये, फिर उसके बाद इवैल्यूएशन हो जाता है और देन हम होमवर्क दे देते हैं। तो ये सारे स्टेप से एक लेसन प्लान बनता है। लेसन प्लान सबने बनाया होगा। और एक लेसन प्लान मैथ का, ईवीएस का, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, एसएसटी का, साइंस का, वो प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि पेपर में एक लेसन प्लान बनाने के लिए भी आ जाता है। आपने बहुत सारे बनाए होंगे, प्रैक्टिस होगी, बट नहीं बनाया तो फिर भी 1 या 2 लेसन प्लान बना सकते हैं। लेसन प्लान भी मेरे चैनल पे बहुत सारे लेसन प्लान डले हुए हैं, उसकी भी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और प्लेलिस्ट वहाँ पे बनी हुई है। आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, और बाकी आपने किया है तो वो भी ठीक है। उसके बाद आता है अब एक लेसन प्लान की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या एक फ़ायदे हैं। सबसे पहले टीचर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। टीचर्स को टीचिंग एड्स को अरेंज करने में हेल्प करता है, उसका कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, वो टीच कर पाती है अकॉर्डिंग टू द लेसन, इधर उधर नहीं भटकती है, टाइम मैनेज हो जाता है, एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, और साथ में जो है जो ऑब्जेक्टिव है वो अटेन हो जाते हैं। ये टीचर्स के लिए बेनिफिट है। अब स्टूडेंट्स के लिए लेसन प्लान का क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले उनका एनवायरनमेंट अच्छा क्रिएट होता है, उनको लर्निंग एक्सपीरियंसेस अच्छे मिलते हैं, प्रॉपर ऑर्गेनाइज मटेरियल से जब टीचर पढ़ाती है तो उनकी जो लर्निंग है वो प्रॉपर होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है, और साथ में जो है वो अपने एज के अकॉर्डिंग लर्न कर पाते हैं, सीख पाते हैं और ऑब्जेक्टिव्स को वो भी अचीव कर पाते हैं। उसके बाद कब हम कहेंगे कि एक लेसन प्लान एक अच्छा लेसन प्लान है, ये भी क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लेसन प्लान, या फिर गुड लेसन प्लान की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले
जब भी आप लेसन प्लान बनाए तो उसमें ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए कि बच्चे को मैं ये चैप्टर पढ़ा क्यों रही हूँ, एक्चुअली उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ या क्या क्या नॉलेज डेवलप होगी, तो वो ऑब्जेक्टिव क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद वो प्रीवियस लेसन से हमेशा रिलेटेड होना चाहिए ताकि हम बच्चे को उससे कनेक्ट करते हुए वो पढ़ा सके। देन जो है इसमें प्रॉपर जो है बच्चों के लिए अच्छा एनवायरनमेंट हो और बच्चे की नॉलेज इंप्रूव हो, ठीक है ना, एक इंप्रूवमेंट हो, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट होना चाहिए जब भी लेसन प्लान हम बना रहे हैं। तो ये इसका गुड क्राइटेरिया है। और लेसन प्लान में जो टूल्स टेक्निक्स होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए ताकि बच्चा अच्छे से सीख पाए। उसके बाद जो है लेसन प्लानिंग, अब हम लेसन प्लान को किस डिजिटल में, अब ये न्यू क्वेश्चन आपका बन सकता है कि डिजिटल फॉर्म में या ऑनलाइन के वर्ल्ड में हम ऑनलाइन लेसन प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, हम किस तरह से ऑनलाइन बच्चों को बता सकते हैं। तो लेसन प्लानिंग हम पीपीटी फॉर्म में अपना लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं। आपने बनाए भी होंगे शायद, मेरे टाइम पे मेरे को मिला था ये अपना जैसे एक्टिविटी होती है, तो हमें जो है लेसन प्लान को पीपीटी फॉर्म में बनाना होता था। उस पीपीटी फॉर्म में मतलब एक ऑनलाइन फॉर्म में वो लेसन प्लान प्रिपेयर हो गया और हम थ्रू ऑनलाइन टूल्स भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी पढ़ा सकते हैं। तो हम इस तरह से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसी का सब टॉपिक हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स लेबोरेटरी। अब मैथमेटिक्स लेबोरेटरी के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है। बेसिकली मैथमेटिक्स लेबोरेटरी एक प्लेस होता है जहाँ पे बच्चे क्रिएटिव वे में लर्न करते हैं। मतलब एक मैथ्स लैब बना दिया जाता है, जैसे साइंस लैब होती है, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री लैब होते हैं जिसमें केमिकल से काम करते हैं, ऐसे मैथ्स में मैथ्स के इक्विपमेंट होते हैं और आप मैथ्स को एक क्रिएटिव वे में लर्न करते हैं। तो एक प्लेस होता है, क्रिएटिव वे में लर्निंग होती है, साथ में कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू सिखाया जाता है और मैथमेटिक्स लैब्स की मदद से आप चीज़ों को वेरीफाई कर पाते हैं, जैसे थ्योरम हो गया, कोई फॉर्मूला हो गया, उसको डिराइव कर पाते हैं और एक्सप्लेन करके उसको समझ पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक मैथमेटिक्स लेबोरेटरी की होती है और ये मैथमेटिक्स लेबोरेटरी इन सब चीज़ों में हेल्प करती है। अब मैथमेटिक्स लेबोरेटरी हेल्प करती है, जो इंपॉर्टेंस क्या है फिर उसकी, तो सबसे पहले बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप कर देती है, बच्चों को अच्छा लगने लग जाता है, क्रिएटिव होता है, एक्सपेरिमेंट को बच्चा परफॉर्म कर पाता है। लर्नर जो है, जो लर्न करने बैठा है, वो चीज़ों को एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके चीज़ों को डिराइव करता है, फॉर्मूला खुद डिराइव करता है, तो लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग हो जाती है। इंस्ट्रूमेंट्स और अपैरेटस को यूज़ करना उसको आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों को कंस्ट्रक्शन सिखा रहे हैं तो मैथ्स लैब में हम बच्चों को टूल्स प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके थ्रू जब कंस्ट्रक्ट करेंगे तो एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग वो सीख पाएंगे। उसके बाद जो है क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों की डेवलप होती है, वो अपने माइंड्स का यूज़ करते हैं, साथ में जो है वो रियल चीज़ों से उसे रिलेट कर पाते हैं, रियल लाइफ में उसे कनेक्ट कर पाते हैं। इन सब चीज़ों से उसका बच्चों का जो है ये सब चीज़ें जब बच्चा करता है तो उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड भी डेवलप हो जाता है। तो ये सारी हो गई उसकी इंपॉर्टेंस। देन जो है अब एक मैथ्स लैब के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें मैथ्स लैब में होती है। सबसे पहले तो स्टाफिंग का बहुत ध्यान रखना होता है कि सारी मैथमेटिक्स की टीचर मैथ्स लैब में प्रेजेंट होती हैं और मतलब जब भी जो भी एक्टिविटी जो भी टीचर करा रही है तो वो टीचर मैथमेटिकल जो टीचर्स होती है वो प्रेजेंट हो सकती है। स्टाफिंग में ये सब हो जाएगा। उसके बाद फिजिकल फैसिलिटीज़ में आपका हो जाएगा, एक बड़ा रूम होना चाहिए मैथमेटिक्स लैब के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए हम कहीं भी कोई भी एक्टिविटी कराएं, क्योंकि टूल्स का अरेंजमेंट, फर्नीचर का अरेंजमेंट, स्पेस का अरेंजमेंट, बच्चों का आना बैठना, बच्चे परफॉर्म कर पाए, ये अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो एक बिग रूम होना चाहिए। उसके बाद फर्नीचर होना चाहिए। फर्नीचर में आपके जो है मल्टीपर्पज़ टेबल होनी चाहिए कि इस टेबल पे हम ये वाले टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, इस टेबल पे ये वाला टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद रीडिंग टेबल्स, चेयर्स होनी चाहिए कि हम जो है वहाँ बैठ के पढ़ भी पाएँ, देख भी पाए, समझ भी पाए चीज़ों को। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन की टेबल्स या फिर रैक्स वगैरह होनी चाहिए जहाँ पे आप चीज़ों को एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेट कर पाए, टीचर करके आपको दिखा सके और आप भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सके। उसके बाद इक्विपमेंट्स में आ जाएंगे आपकी वो सब चीज़ें जो टूल्स आप यूज़ करेंगे, जैसे कैलकुलेशन के इक्विपमेंट्स हो गए, सारे ज्योमेट्री के इक्विपमेंट्स हो गए, आपके गेम्स हो गए, पजल्स हो गए और टीचिंग एड्स जो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। जब आप क्लास से लैब में जा रहे हो उस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को सीखने, उससे रिलेटेड सारे इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे होनी चाहिए, इक्विपमेंट वहाँ पे होनी चाहिए। देन आ जाएगा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में भी वही हो जाएगा कि किस थ्रू आप बच्चों को इंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे बताएंगे। इसमें आपकी ज्योमेट्री बॉक्स हो गई, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वगैरह हो गई, ग्राफ्स हो गए, प्रॉब्लम सॉल्विंग मटेरियल हो गया, डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स हो गए और इवैल्यूएटिव प्रोसीजर। मतलब काफ़ी सारी वही सब चीज़ें आ जाएगी जिसके थ्रू आप बच्चों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। उसके बाद ये तो हो गया कि भाई वहाँ पे कैसे कंपोनेंट्स रहेंगे, क्या क्या रहेंगे। अब जो है आप एक मैथ्स लैब को अरेंज कैसे करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ अ मैथमेटिक्स लैब। सबसे पहले तो फर्नीचर को अरेंज करना है,
प्रॉपर स्पेस होना चाहिए वर्किंग का, बच्चों के जो टास्क वो परफॉर्म करेंगे उसके लिए स्पेस होना चाहिए, साथ में जो है डेमोन्स्ट्रेशन टेबल प्लेस ऐसी जगह पे होनी चाहिए जिससे जितने भी बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो उनको विजिबल हो। देन जो है मटेरियल, जो भी एक्टिविटीज़ के लिए मटेरियल है उसको स्टोर करने का स्पेस हो ताकि चीज़ें स्टोर हो पाए और अवेलेबल भी हो हर एक बच्चे के लिए जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करे। ऐसा ना हो कम हो तो फिर वो बच्चे रह जाएंगे। तो हम जो है इस तरह से एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, इस तरह से हम चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। देन जो है इंस्ट्रक्शन, जब एक लैब वर्क आप लैब में जा रहे हो, काम करने जा रहे हो, तो उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, बच्चे को क्या इंस्ट्रक्शन देने हैं, टीचर्स क्या बताएगी और किस तरह से लैब में बिहेव करना है, किस तरह से लैब को आपको जो है लैब में जाते समय चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो भी इक्विपमेंट्स आप यूज़ करें उनको केयर के साथ हमें हैंडल करना है। दूसरा, वर्क जो है टीचर्स की सुपरविजन में होना चाहिए, क्योंकि जब हम छोटे बच्चों को करवाएंगे कोई भी एक्सपेरिमेंट तो फिर हम जो है टीचर की निगरानी के बिना उस चीज़ को नहीं करवा सकते। तो टीचर का जो है इम्पॉर्टेंस है कि टीचर की सुपरविजन में ही बच्चा काम करे। उसके बाद टीचर्स जो है रेलिवेंट, मतलब जो मैथमेटिक्स के जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो उस जहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत है उसी के अकॉर्डिंग उन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को पढ़ाए और लैब में लेकर जाए। तो मतलब रेलिवेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर ही ये सब चीज़ें होनी चाहिए, मैथ्स लैब में रेलिवेंट कॉन्सेप्ट पे चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है एरर्स बाय स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के जब बच्चा काम कर रहा होता है तो क्या क्या एरर्स वो करता है। तो नंबर 1 इज कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। क्या पता बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जैसे कि मान लो इससे कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने ये एरर किया है तो उसकी क्या प्रॉब्लम है। तो बच्चे ने मान लो 2/3 एक फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट डेसिमल में वो कन्वर्ट कर रहा है और जो है वो गलत ट्रांसलेट कर रहा है, गलत कन्वर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे की जो डेसिमल की नॉलेज है वो जो है क्लियर नहीं है, उसको डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो हम बच्चे को सिखाएंगे, क्लियर करेंगे, ये फीडबैक देंगे कि बच्चे आपका ये गलत है, इसमें फ्रैक्शन से जब हम डेसिमल में जाते हैं तो हम जो है डिवाइड करके आते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं। तो इस तरह से बच्चा सीखेगा और जो है इंप्रूवमेंट करेगा। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बच्चा अगर कोई गलती करता है। देन जो है रॉन्ग कॉन्सेप्ट, कभी कभी बच्चे ने रॉन्ग कॉन्सेप्ट पकड़ लिया होता है और वो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करता है। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे को फीडबैक देना बहुत जरूरी है। अब रॉन्ग कॉन्सेप्ट का कैसे पता चलेगा, कोई क्वेश्चन दे दिया 1 मार्क में मान लो दे दिया और पूछा कि बताओ इसमें कौन सा एरर है, कॉन्सेप्ट का एरर है, कॉन्सेप्चुअल है या फिर प्रैक्टिस का एरर है, तो वो आपको टिक लगाना पड़ेगा। तो एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले मान लो बच्चे ने ऐसे लिखा √3 + √2 और बच्चे ने आंसर में लिखा √3 + 2 और √5 उसका टोटल। तो इससे क्या हुआ, बच्चे की गलती पता चल रही है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट जो है वो उसका गलत लगा दिया। उसने कॉन्सेप्ट तो पता है लेकिन उसने गलत जगह अप्लाई कर दिया। उसने क्या किया, √a² √b² को समझ के इस तरह से फॉर्म में कर दिया, बट एक्चुअली में ये तो होता ही नहीं है। होता क्या है, मल्टीप्लाई का होता है और मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट बच्चे ने एडिशन में लगा दिया। तो क्या हो गया, रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो गया एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का। तो इस तरह से ये क्लियर हो जाएगी चीजें और पता चल जाएगा कि कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम थी। देन जो है प्रैक्टिस, कैसे पता चलेगा। अब देखो एक एग्जांपल है, x² + 81 = x + a9 का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a + b का होल स्क्वायर, जो कि आंसर होता है a² + b² + 2ab। अब यहाँ पे बच्चे को कॉन्सेप्ट भी पता है, वो लगा भी सही रहा है, बट उसको प्रैक्टिस नहीं थी तो उसने यहाँ तक तो अप्लाई कर दिया x² 81, बट 2ab लगाना वो भूल गया। तो ये प्रैक्टिस से बच्चा सीखेगा। तो ये सब चीज़ें हम क्लियर कर सकते हैं। देन आ जाएगा रॉन्ग कैलकुलेशन और नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मतलब बच्चा जो है लापरवाही करता हुआ चला जाता है, वो जल्दी जल्दी में क्या करता है या फिर कर भी रहा है तो वो कुछ चीज़ें भूल जाता है, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देता है और रॉन्ग कैलकुलेशन कर देता है। तो ये सब चीज़ें जो है नेग्लिजेंस में ही आ जाएगी। मान लो बच्चा कैलकुलेट कर रहा है, बच्चों को कैलकुलेशन तो आती होगी, डिवाइड करना आता हो, वो 5 के टेबल से कट कर रहा है। तो जब उसने कट किया इसको 2 से कर दिया, जब ये इसने इसको कैरी ही नहीं दिया, सीधा 1 लिख दिया, तो यहाँ पे कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई। 15 आना था तो बच्चे का यहाँ पे 3 आना था और यहाँ 1 आना था, तो ये गड़बड़ कर दी। तो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई। और इसको हम नेग्लिजेंस में भी ऐड ऑन कर सकते हैं क्योंकि बच्चे ने जो है लापरवाही कर दी, बहुत ध्यान से उस चीज़ को नहीं किया, तो नेग्लिजेंस में भी ये आ सकता है। उसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब बच्चा जो है गलत इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहा है। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल हो सकता है, मान लो एक बच्चे ने एंगल दिया हुआ है बच्चे को और बच्चे ने इसको मेजर करके 130 डिग्री लिख दिया। मतलब यहाँ पे हमने पूछा ये एक्स का मेजर उसने किया प्रोटेक्टर से, तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि बच्चे ने एंगल मेजर करके लिखा तो है, मतलब उसको ये कॉन्सेप्ट तो पता होगा, वो अप्लाई करने की कोशिश तो कर रहा है। गलती कहाँ होगी, जो वो प्रोटेक्टर जो डी वो यूज़ कर रहा है वो उसको प्रॉपरली यूज़ करना नहीं आता, शायद उसने उल्टा रख दिया या फिर शायद उसने दूसरी साइड से नाप लिया। तो हम बच्चे को यहाँ पर क्या करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे कि हम इस टूल को किस तरह से यूज़ करेंगे। तो
इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर यूज़ यहाँ पे नहीं होगा, तो वो हम बच्चों को सिखाएंगे। तो जो मैंने आपको ये बताई, ये 1 मार्क में भी बन सकते हैं और पूरा क्वेश्चन भी बन सकता है। मेरे प्रीवियस ईयर में जब मैंने पेपर्स दिए थे तब ये वाला क्वेश्चन जरूर आया था, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। उसमें जो है एरर्स के बाद फीडबैक के बारे में भी पूछा था, तो अब बता देते हैं फीडबैक। देखो जैसे जैसे मैं आपको ये बता जा रही थी तो मैंने फीडबैक भी आपको बता दिया। अब फीडबैक क्यों जरूरी है? फीडबैक से बच्चों को अपनी गलती पता चलती है और वो अपने आप को इंप्रूव करता है और इन गलतियों को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। तो फीडबैक भी मैंने बता दिया था। मान लो बच्चा ये मिस्टेक कर दे, तो फीडबैक क्या होगा? हम बच्चे को वो कॉन्सेप्ट बताएंगे कि बेटा ये गलती है, और उसके बाद उसको इंप्रूव करेंगे। सिमिलरली ये गलत होगा तो बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि ये मल्टीप्लाई में अप्लाई होता है, एडिशन में अप्लाई नहीं होता। सिमिलरली यहाँ पे जब बच्चा अप्लाई नहीं करेगा तो उसको प्रैक्टिस के लिए देंगे, क्वेश्चन ज़्यादा देंगे, प्रैक्टिस कर पाए। तो ये सब चीज़ें हम फीडबैक दे सकते हैं। अब जो है प्रिकॉशंस, फीडबैक देते समय हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? बच्चे को हमेशा जो है हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए बच्चे के टुवर्ड्स। हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए तुझे तो कुछ नहीं आता, बच्चे तुझे समझ नहीं आता, ये वो। तो हमें नेगेटिव फीडबैक नहीं देना है, अच्छा पॉजिटिव फीडबैक बच्चे को देना है। सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना है। हम कभी बोलो बेटा यू हैव टू, बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा हम समझाना क्या चाह रहे हैं, तो सिंपल लैंग्वेज में हमें फीडबैक देना चाहिए। और साथ में रेमेडियल टीचिंग के लिए बच्चों को एनकरेज करना चाहिए। रेमेडियल टीचिंग का मतलब जो उसने गलती की है उसको इंप्रूव करे और री अगेन जो दोबारा से वो उसको करता रहे, मतलब एक और बार उसको ट्राई करे और सही आंसर लाने की कोशिश करे। देन जो है फीडबैक किस तरह से देते हैं पहले, अब एक पूरा फीडबैक का मैं आपको चार्ट बता देती हूँ। अब कैसे फीडबैक का कॉन्सेप्ट वर्क करता है? सबसे पहले बच्चा एरर करता है। एरर करने के बाद टीचर उस एरर को डायग्नोज करता है कि एक्चुअली में एरर किस चीज़ में है, कंसेप्ट में है, बच्चे के कैलकुलेशन में है या प्रैक्टिस में है, जो भी है एरर को डायग्नोज करता है। एरर को डायग्नोज करने के बाद बच्चे को फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है बाय टीचर। टीचर बताती है बेटा आपकी ये गलती है। उसके बाद रेमेडियल टीचिंग दी जाती है ताकि वो एरर हट सके और बच्चा जो है उस चीज़ को कर पाए। मतलब जब फीडबैक दे दिया कि ये गलती है, उसके बाद बताएगी भी तो टीचर कि आपने ये गलती थी, इस तरह से ठीक होगी, तो वो ठीक करने का प्रोसेस बताएगी। अब जब हमने ये सारी चीज़ें फीडबैक वगैरह दे दी, तो एक बार बताओ फीडबैक इंपॉर्टेंट है क्यों? फीडबैक देते ही क्यों है? देखो इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट लर्न कर पाएगा, उसमें एनकरेजमेंट, बच्चों को जो है कॉन्सेप्ट लर्न करने में एनकरेजमेंट मिलेगी, साथ में रिवीजन हो जाएगी कॉन्सेप्ट की, साथ में अपनी मिस्टेक बच्चे को पता चल जाएगी और स्टूडेंट्स और केयरफुल हो जाएंगे उस चीज़ के बारे में, और साथ में अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना सीख जाएंगे और स्टूडेंट अटेंटिव हो जाएंगे और वो चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी हो जाएगी फीडबैक की इंपॉर्टेंस। अब ये तो होगी पूरा चैप्टर कंप्लीट। अब हम बात कर लेते हैं इस यूनिट से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट इज करिकुलम, डिफाइन द रोल ऑफ करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और एलिमेंट्री लेवल, जो भी हमने डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। तो क्वेश्चन ये बन गया, डिस्कस द स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ करिकुलम, वही हमने पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करेंगे, कंटेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे और इवैल्यूएशन टेक्निक्स, तो यही हो गया इसका। उसके बाद आ जाएगा व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन मैथमेटिक्स एट एलिमेंट्री लेवल, क्या प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे? चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी को देखना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इसमें आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन, सेम वैसे ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? मेंशन द स्टेप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम, मैथमेटिक्स करिकुलम को बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, वही सेम क्वेश्चन को अलग अलग लैंग्वेज में भी दिया जा सकता है। देन कौन सा क्वेश्चन हो सकता है? मैथमेटिक्स लैबोरेटरी क्या होती है और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है, हमने इंपॉर्टेंस भी पढ़ी थी और मैथमेटिक्स लैबोरेटरी भी पढ़ी थी। उसके बाद यूनिट प्लानिंग क्या होती है और यूनिट प्लानिंग और लेसन प्लानिंग में क्या फ़र्क है, कौन सी ज़्यादा बेटर होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये सब चीज़ें जाएगी। उसके बाद आएगा डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ प्लानिंग रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट, हमने पढ़ी थी ना टाइप्स ऑफ प्लानिंग, अलग अलग प्लानिंग होती है, ईयरली होती है, यूनिट और लेसन प्लानिंग, तो उसको एक्सप्लेन करेंगे, तीनों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद डिफाइन द फीचर्स ऑफ अ गुड करिकुलम, गुड करिकुलम के क्या फीचर्स होते हैं ये आ जाएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ यूजिंग वेरियस मीन्स लाइक स्टोरी वगैरह वगैरह, जो हम स्टोरी पोएम रिडल्स का यूज़ करते थे उनका क्या यूज़ है, इससे क्या होगा, एक तो टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव बनेगी, बच्चा अच्छे से लर्न कर पाएगा, भाई उसकी इंपॉर्टेंस लिख देंगे कि हम डिफरेंट मीन्स का क्यों यूज़ करते हैं। देन हम बात कर लेंगे, इन्होंने एक और क्वेश्चन दिया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ईयरली प्लानिंग और यूनिट प्लानिंग। शॉर्ट नोट अगर आएगा भी तो आपका जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो 2.5 नंबर का आ जाएगा, 1-1.5 पेज भरना होगा, तो पूरा आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे, उसके फीचर्स लिख देंगे, उसमें कैसे करते हैं और छोटा मिनी बनाने की कोशिश करोगे, अगर आपके पास टाइम है तो आप छोटा लेसन प्लान यूनिट प्लान बना के भी दिखा देंगे।
उसके बाद आ जाएगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर अभी पढ़ा था कि किस टाइप के एरर बच्चे करते हैं मैथमेटिक्स में। तो आप 5 एरर समझा देना, मैंने आपको 6 एरर बताए थे, आप 5 एक्सप्लेन कर देना और उसके एग्जाम्पल दे देना, साथ में फीडबैक दे देना, तो ये भी पूरा हो जाएगा। जो भी कंटेंट चाहिए वो कमेंट में बता देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर ये क्वेश्चंस भी आपको चाहिए तो मुझे मैसेज करके बताएंगे, तो मैं आपको टेलीग्राम पे सारी चीज़ों की PDF प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहाँ से ये क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर सकते हैं और मेरी वीडियो से आप ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट को लर्न कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आ जाएगा व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड फीडबैक, वही इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, फीडबैक क्यों प्रोवाइड करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें लिख दोगे। उसके बाद what are the features in PowerPoint appeal to you for a preparing lesson plan। अब PowerPoint वाला भी थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था, तो इसको इलेबोरेट करने की कोशिश करना। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है what instructions are followed by students and teachers during class in maths lab। बोला था ना मैथ्स लैब में जब बच्चा होगा तो क्या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, क्या टीचर्स इंस्ट्रक्शन देगी और क्या बच्चा फॉलो करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस इससे बनते हैं। एरर वाला जरूर प्रिपेयर कर लेना, फीडबैक वाला प्रिपेयर कर लेना और करिकुलम और लेसन प्लान, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर प्रिपेयर करके जाना। वैसे तो पूरी यूनिट ही इंपॉर्टेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको ज़रूर से अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये हो गया हमारा सारा यूनिट कंप्लीट। अगर आपने मैथ्स की बाकी यूनिट्स नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वो वीडियोस देख लो और अपना प्रिपेयर कर लो। साइकोलॉजी की भी है, CP की भी है, फिलॉसफी की भी है। और चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। जो भी प्रॉब्लम आपको है वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे इस चैप्टर में ये प्रॉब्लम आ रही है, ये वाला कंटेंट प्रोवाइड कर दो। मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और साथ ही में जो है मेरे टेलीग्राम को फॉलो कर लो, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपनी क्वेरी को भी पूछ सकते हैं। और जो है अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे दोस्तों में शेयर कर लेना और साथ में इसको लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।